आप सभी विद्वान अधिवक्तागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सैयद फैज़ान मेहदी है। मेरी उम्र 25 वर्ष है और एडवोकेट एसोसिएशन पटना हाई कोर्ट का मैं मेंबर हूं। पटना हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूं। मेरा एनरोलमेंट 2022 का है और मौजूदा वक्त में हो रहे बिहार राज्य बार काउंसिल के इलेक्शन में मैं भी एक कैंडिडेट हूं। मेरा सीरियल नंबर 157 है, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं जहां नहीं पहुंच पाया वोट को मांगने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए, अपने मुद्दों को बताने के लिए कि आखिर मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं और मैं वहां क्यों जाना चाहता हूं। कैंपेनिंग के लिए वक्त बहुत कम मिला था, बहुत बिजी शेड्यूल था, तो बहुत कम जगह मैं जा पाया। जहाँ मैं नहीं गया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। वर्ष 2018 से ही मैं बार काउंसिल को देख रहा हूं, बार काउंसिल की पॉलिटिक्स, राजनीति को देख रहा हूं, काम करने का तरीका, वहां के जो बजटरी प्रोविजंस हैं या फंड्स वगैरह हैं या जो भी वहां के वर्क हैं, मैं उनको समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। 2020 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, उसके बाद पैंडेमिक आया। पैंडेमिक के बाद जब मैंने 2022 में अपना एनरोलमेंट अप्लाई किया तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो बार काउंसिल में होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो शायद देर हो गई है लेकिन इससे पहले हो जाना बहुत ज़रूरी था। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में कुछ काम है जिनको लेकर के मैं आप लोगों के तक आया हूं। मैं आप लोगों की आवाज़ बन करके वहां तक पहुंचना चाहता हूं ताकि इन मुद्दों को मैं वहां उठा सकूं। मेरे कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आज शेयर करूंगा। सबसे पहला मुद्दा ये है कि बार काउंसिल को फुल्ली ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। एक फुल्ली हाईटेक वेबसाइट होनी चाहिए, बार काउंसिल की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पर हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। हर एक अधिवक्तागण जो बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, वोटर लिस्ट अवेलेबल हो, ऑनलाइन सिस्टम प्रत्येक चीज़ में अवेलेबल होना चाहिए। या वो एनरोलमेंट का मामला हो, मेडिक्लेम का मामला हो, डेथ क्लेम का मामला हो, कुछ भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ केसेस है, किसी के ऊपर डीसी चल रही है या फिर किसी को कंप्लेन करना है तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट का मोड भी होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं ऑनलाइन नहीं होने की वजह से। अगर कोई दूर दराज से, कटिहार से, किशनगंज से अधिवक्ताओं को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है तो या तो वो पटना आते हैं बार काउंसिल में अपना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या किसी को फ़ोन करते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5G के ज़माने में भी ये तक हम लोग 2G इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार राज्य बार काउंसिल में। अगर वो लोग करना चाहते, बार काउंसिल करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहे और ऐसी बात नहीं कोई फंड की कमी है। तो जो पहला काम होना चाहिए कि फुल्ली बार काउंसिल ऑनलाइन होना चाहिए। अगर कोई एनरोलमेंट भी अप्लाई कर रहा है तो ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। उसके बाद उसको फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अधिवक्ता को चाहिए तो वो अपना एक एनरोलमेंट नंबर या फिर उनको मोबाइल नंबर सबके पास है, एक OTP आए और उससे वो अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। या वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी हो कि उनका नाम है कि नहीं, वो भी इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकें। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, बहुत पुराना नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जाम की एक अपनी वेबसाइट है और अब तो एक अपना एप्लीकेशन भी बन गया है। कल मुझे एक मेल आया, मेल में बताया गया कि आपका COP नंबर आ गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आपका COP नंबर मिल जाएगा। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ये सुविधा हो सकती है तो बिहार राज्य बार काउंसिल में क्यों नहीं हो सकती है? ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाईकोर्ट की एक वेबसाइट होती है। आपको नहीं लगता कि पटना हाईकोर्ट जैसी एक हमारी भी वेबसाइट हो, जो हमारा भी इंफॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल हो? अगर कुछ चाहिए, ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हैं कि नहीं, कहीं किस चीज़ का मेरा पैसा जमा है, किस चीज़ का नहीं है, मेरा मेडिक्लेम का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा, किस प्रोसेस में है, किस कमेटी में है, ये सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। स्टेटस हमें जानकारी मिलनी चाहिए घर बैठे। ये सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा ये है कि वेलफेयर फंड जो है, जो हम 25 रुपया देते हैं, उसका पैसा कहाँ जमा हो रहा है और वो कितना जमा हुआ है, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। उस पैसे का यूज़ क्या हो रहा है, उस पैसे का इंटरेस्ट कौन ले रहा है, इंटरेस्ट का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें भी मिलनी चाहिए। इस पैसे की ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी पैंडेमिक गुजर गई, कोरोना गुजर गया। वेलफेयर का मतलब क्या? जब वो पैसा हमारे यूज़ में नहीं आया, हमें नहीं मिल पाया उस फंड से पैसा, तो आखिर वेलफेयर का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से तो वेलफेयर का मतलब यही है ना कि बुरे वक्त में वो काम आए अधिवक्ताओं के लिए। एडवोकेट वेलफेयर फंड,
एडवोकेट के वेलफेयर के लिए वो हम 25 रुपया दे रहे हैं। मेडिक्लेम डेथ क्लेम के लिए होता है, लेकिन वो भी तो नहीं मिल पा रहा है, वो भी सालों साल तक पेंडिंग रह रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा अगला मुद्दा यही है, पहला हो गया कि ऑनलाइन सिस्टम, दूसरा हो गया कि वेलफेयर का पैसा, तीसरा मेडिक्लेम और डेथ क्लेम की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हमारे पूरे अधिवक्ता समाज के लिए शर्म की बात है कि हमारे साथ काम करने वाले हमारे कॉलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो सालों साल तक हमारे साथ बैठे हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनकी, उनका परिवार डेथ क्लेम अप्लाई करता है और सालों साल तक उनको दौड़ाया जाता है, उनके चप्पल घिस जाते हैं। मेडिक्लेम हो या डेथ क्लेम हो, उसका निवारण 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। उस राशि का भुगतान 3 माह के भीतर होना चाहिए। आप ऐसा सिस्टम लाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई ऑपरेशन करवाता है, सारे डिजीज पे नहीं मिलता है, कुछ कुछ ऑपरेशन पे मिलता है मेडिक्लेम। अगर मेडिक्लेम हम अप्लाई करते हैं, मैं नीडी हूं, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, 50,000 रुपए की जरूरत है, मेरा खर्च हो चुका है और वो 50,000 मुझे अगर 5 साल के बाद मिल रहे हैं, जिसकी वैल्यू मेरे नजर में 500 के बराबर अगर नहीं है, तो वो 50,000 मेरे किस काम के? मुझे अभी जरूरत है, मुझे अभी दे दीजिए वो पैसा। इसलिए मेरी प्राथमिकता इसमें ज्यादा है कि वो 3 माह के अंदर मेडिक्लेम हो या डेथ क्लेम हो, उसका निवारण हो जाना चाहिए। चौथा मुद्दा ये है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सालों से होती आ रही है। आप अक्सर देखते हैं कि क्रिमिनल्स लोग अधिवक्ताओं को घर में घुस करके गोली मार देते हैं, सड़क चलते गोली मार देते हैं, कोर्ट कैंपस में गोली मार देते हैं। कोई भी घटना घट जाती है सिर्फ किसकी वजह से कि वो एक केस लड़ रहे हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए किसी को पता नहीं है। क्या कोई मसौदा तैयार हुआ है? पिछले टर्म में बहुत सारे नए मेंबर आए थे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात किए थे। मैं उन सभी से जानना चाहता हूं, मैं बार काउंसिल से जानना चाहता हूं कि इतनी सारी मीटिंग होती है, इतनी सारी बैठक होती है, बार काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, क्या एक बैठक भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे पर हुई? क्या एक बैठक भी? अगर मुझे कोई बता दे, मुझे कोई रेजोल्यूशन कोई अगर दिखा दे, कोई डेलीगेशन बनकर के गया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, तो इस चुनाव में कुछ भी अगर वोट आता है ना, मैं दूसरों में बांट दूंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है वहां। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अहम मुद्दा है। मेरा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, और ये मेरा नहीं सभी का मुद्दा है, मैं अधिवक्ताओं का मुद्दा उठा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके दबाव में हमें नहीं रहना है। बहुत सारे स्टेट काउंसिल और यूं कह लीजिए कि हमारा बीसीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आ जा रहा है। हमें दबाव में नहीं रहना है, हमें अपनी बात मनवानी है, हमें अपनी बात रखनी है। एक डेलीगेशन बनाइए, वहां भेजिए कि आपके बजटरी प्रोविजन में, ईयरली बजटरी प्रोविजन में हमारे लिए भी जगह होनी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, आपने अक्सर सुना होगा, हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री भी अक्सर कहा करते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। तो मैं भी जानता हूं कि पैसा बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। फिजूल खर्च के लिए पैसा, लेकिन जो जरूरी काम है उसके लिए पैसा नहीं है। कोर्ट्स की बिल्डिंग बन जाती है, हर जिले में बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसके सामने एक और अधिवक्ताओं के लिए भी बिल्डिंग बन सकती है, जहां इज्जत से अधिवक्ता एक टेबल और कुर्सी लगा करके प्रैक्टिस कर सके। बहुत दुख होता है जब हम किसी अनुमंडल कोर्ट में जाते हैं और पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी लगा करके हमारे ही अधिवक्ता भाई बहन बैठे रहते हैं और कोर्ट पर कौवे की बीट्स गिरती है। बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे हैं, बहुत सारी जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं। हमें फंड की जरूरत है, हमें गवर्नमेंट पर दबाव डालना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट के दबाव में काउंसिल को काम करना पड़ेगा। बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के दबाव में काउंसिल काम करे, यहां तक कि हमारा बिहार राज्य बार काउंसिल भी, बहुत सारे अधिवक्ता बीसीआई पे क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा स्टेट काउंसिल, हमारा स्टेट बार काउंसिल अगर कोई मीटिंग करके एक डेलीगेशन बना करके भेजता है, गवर्नमेंट को देता है, बीसीआई को भी देता है, अगर उस पर बीसीआई एंटरटेन नहीं करती है तो हमें ये अधिकार है कि हम बीसीआई पर उंगली उठाएं। डायरेक्ट हमें बीसीआई पर भी उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्टेट बार काउंसिल भी कर सकता है, बस करवाने वालों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं वहां जाऊं। अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों को मैं वहां जाकर के उठाऊं, और अगर मैं आपके सहयोग से, आपके मत से वहां जाता हूं, तो मेरा प्रॉमिस है इन सभी मुद्दों को मैं वहां उठाऊंगा। अगर मैं वहां नहीं उठा पाता तो मुझे भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपना बहुमूल्य मत, अपना वैल्यूबल वोट मुझे दें। फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो फोर्थ नहीं तो 5 दें, लेकिन अपने बैलेट पेपर में मुझे भी एक जगह दें। अगर मैं आ जाता हूं तो मैं प्रॉमिस करता हूं इन सारे मुद्दों को लेकर के वहां जाऊंगा और मैं इन सारे मुद्दों को उठाऊंगा। मेरा आखिरी मुद्दा अपने जूनियर्स भाई लोग के लिए है, क्योंकि मैं भी सफ़र कर रहा हूं। आपको बता दूं कि 100 लोग अगर वकालत करते हैं और वकील बनते हैं, 30 लोग ही उसमें प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आखिर वो 70 लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे सेक्टर में क्यों जा रहे हैं? या तो उन्हें कोई भत्ता नहीं मिल रहा है,
हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते दबाव बना सकते हैं कि जूनियर्स के लिए एटलीस्ट 2 साल तक भत्ता के रूप में कुछ भी अमाउंट 5,000, 7,000, 8,000 गवर्नमेंट जो डिसाइड करे वो मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे जूनियर्स को कुछ राहत मिले ताकि वो प्रैक्टिस में आ सकें। इसलिए आप सभी से आग्रह है, अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई को, पुत्र समान छोटे से कैंडिडेट को सीरियल नंबर 157 पर सबसे नीचे में, सबसे आखिर में अपना मत ज़रूर दें, अपने मत की जगह ज़रूर दें, अपनी दुआ, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। अगर मैं जाता हूं तो इन सभी मुद्दों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि उठाऊंगा। अगर मैं नहीं उठा पाया तो मुझे भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।